हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्सिनोमा स्टमक के बारे में। तो कार्सिनोमा स्टमक जो होता है जानते ही हो तुम लोग यार, मतलब इट्स नॉट वेरी मतलब कि तुम्हें एकदम पता ही नहीं है इसके बारे में, राइट। कार्सिनोमा स्टमक ऐसा टॉपिक है जो तुम आई गेस पैथोलॉजी में या अपने पीएसएम में या कहीं और हमेशा पढ़े ही होगे कि कार्सिनोमा स्टमक भी बहुत ही कॉमन है, राइट। इंडिया में नहीं कॉमन है, ठीक है ना, जापान में बहुत ही कॉमन है। जापान तो सुने ही होगे ऑब्वियसली। हमने अपने जब पैथोलॉजी पढ़ी थी सबसे पहली चीज़ जानी थी कि जो कार्सिनोमा स्टमक होता है वो जापान में कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा फिश का कंजम्पशन करते हैं और नाइट्रेट्स का ज़्यादा वहाँ कर पाता है, ठीक है। इस कारण से कार्सिनोमा स्टमक वहाँ पे कॉमन है। और जितनी ज़्यादा जो है सर्जरी या एडवांसमेंट या टेक्निक्स कार्सिनोमा स्टमक को लेके आई हैं वो जापान में ही की गई हैं। जापान में बहुत ही रेडिकल से रेडिकल सर्जरी की गई है और माइनर से माइनर सर्जरी की गई है तुम्हारे कार्सिनोमा स्टमक के बारे में, राइट। और सबसे ज़्यादा जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड माइक्रो सर्जरी करते हैं, जैसे कि नर्व रिपेयर, मान लो कि यहाँ पे अगर उंगली का सेंसेशन चला गया, ठीक है ना, तो इतनी माइनर ब्लड वेसल्स हैं, माइनर नर्व से, लेकिन वो उसको भी ठीक करते हैं। कहाँ होती है? नो, इट्स नॉट जापान, यूएस, यूके नहीं, वो ताइवान में होता है, ठीक है। इंडिया भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें लगा होगा इंडियन बोलेगा, नहीं, इंडिया नहीं, ताइवान में इज बेसिकली द सेंटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट माइक्रोस्कोपिक रिसर्च, राइट, माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल रिसर्च इज, राइट। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई गेस आई होप कि आने वाले समय में शायद से हम लोग कुछ मिराकल ला सके सर्जरी के डिपार्टमेंट में, राइट। कार्सिनोमा स्टमक की बेसिकली बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप इज एडिनो कार्सिनोमा। जानते हो यार कि एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप है, बिकॉज यार यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम के प्रेजेंट है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा तो नहीं ही बोलना चाहिए तुम्हें। मोस्ट कॉमन इन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में अधिकतर कैंसर कॉमन होते हैं, सिवाय एक कैंसर के, अगर जो तुम्हें याद हो, जो कि बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर, जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन होता है, राइट। मोस्ट कॉमन मेल्स वो भी 60 साल के आदमियों में ये बहुत ही कॉमन देखने मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट इज एंट्रम ऑफ द स्टमक में ये मोस्ट कॉमन होता है। मैक्सिमम इंसिडेंस कहाँ होता है? जापान में, ठीक है ना। वही मैं बताया कि वहाँ पे नाइट्रेट का इंटेक ज़्यादा होता है, जो कि मछलियों में थोड़ा ये सब होता है, वो लोग अजीब चीज़ें खाते हैं, नहीं। जापान में देखो, मैं किसी कल्चर की बुराई नहीं कर रहा, बट या ऑब्वियसली यार, अब जो चाइना में सांप खाते हैं, ठीक है ना, किसी आदमी ने एक दिन मन किया कि चमगादड़ खा लिया, उससे 3 साल तक पूरा मतलब संसार बंद हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए ना, चमगादड़ नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियसली फल फूल खाओ यार, दुनिया में इतनी चीज़ें दी हैं, ठीक है ना, चलता है, चलो मछली मुर्गा तक चलता है, चमगादड़ कौन खाता है यार, ठीक है। उनका मन है, ठीक है, उनको टेस्ट आता है चमगादड़ खाने में 3 साल की उन्होंने बत्ती जला दी पूरी दुनिया की, राइट। तो ठीक है, तुम लोग चमगादड़ मत खा लेना, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट इसका कहाँ होता है? मेट्स लीवर में होता है, ठीक है ना। अगर ये मेटास्टेसिस किया तो कहाँ कर सकता है? ये लिवर में कर सकता है ऑब्वियसली। मोस्ट कॉमन साइट इन परनीशियस अनीमिया फंडस में। परनीशियस अनीमिया का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? फंडस में। अभी इसके रिस्क फैक्टर्स अगर तुम्हें याद करने हो तो एन सीमॉग करके एक निमोनिक है, अगर उससे याद हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि एन मतलब न्यूट्रिशनल, एस मतलब सोशल, ई मतलब इन्वायरमेंटल, एम मतलब मेडिकल, ओ मतलब ऑक्यूपेशनल, जी मतलब जेनेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल, सोशल, इन्वायरमेंटल, मेडिकल, ऑक्यूपेशनल और जेनेटिक, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात न्यूट्रिशनल के हम लोग आते हैं। लो फैट लो प्रोटीन इनटेक। यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि मान लो हमने लो फैट मतलब कि फैट कम खा रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन कंटेंट खा रहे हैं, तो उसके कारण से भी हमारा कार्सिनोमा स्टमक हो सकता है। हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भी हो सकता है। इंक्रीज इन नाइट्रेट इनटेक, कंजम्पशन ऑफ सॉल्टेड मीट। देखो सॉल्टेड मीट बेसिकली कहाँ होता है? कैंड फूड में होता है, ठीक है ना। तो हमें कैंड फूड, जो कि लोग कहते हैं ना कि कैंड फूड मत खाओ नहीं तो कार्सिनोमा के ज़्यादा केसेस हो जाएगी, तो वही सॉल्टेड मीट नहीं खाना चाहिए। नाइट्रेट इनटेक अगर ज़्यादा हो, ऑब्वियसली जापान में, इसीलिए ये इसका कॉमन इंसिडेंस बहुत ज़्यादा। सोशल में लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। इन्वायरमेंटल में पुअर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक की, भाई अपन ने जो है अच्छे से फूड को प्रिजर्व नहीं किया, तो इस कारण से भी हो सकता है। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स इन कार्सिनोमा स्टमक। लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, कोई खाना लाया तुम बाहर से, ठीक है ना,
तो उसको ऐसी अलमारी में रख दिया, उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया, तो उसके कारण से भी जो है कार्सिनोमा स्टमक का इंसिडेंस बढ़ सकता है। यूज़ ऑफ वेल वाटर के भी इंसिडेंट मतलब कि लेने से भी तुम्हारा कार्सिनोमा स्टमक जो है प्रेसिपिटेट कर सकता है। मेडिकल में आते हैं, हिस्ट्री ऑफ पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, तुमने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की, तुमने पूरी गैस्ट्रेक्टमी नहीं की, तो स्कार वार अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उस कारण से भी हो सकता है कि वो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ले ले और तुम्हें क्या कर दे, कार्सिनोमा स्टमक के फॉर्म में प्रेजेंट कर दे। एच पाइलोरी की इन्फेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है ना, ऑब्वियसली तुम्हें अल्सर कराता ही, तो एच पाइलोरी का जो है इन्फेक्शन तुम्हें कार्सिनोमा स्टमक ले जा सकता है। एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, एडिनोमेटस पॉलिप का इन्फेक्शन, ठीक है ना, एडिनोमेटस पॉलिप ये हो सकता है, करा सकता है। ऑब्वियसली क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, किसी को क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है तो वो कर सकता है। मेनिट्रियस डिजीज़, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन म्यूकोसा, ठीक है। मेनिट्रियस डिजीज़ में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं म्यूकोसा में, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली थिकनिंग हो जाती है स्टमक वॉल की, ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने लगते हैं। याद रखना इस सब चीज़ों को। जेनेटिक फैक्टर क्या हो सकता है, मेल जेंडर, मेल में बताया था 60 साल की उम्र में किसी बंदे को कॉमन हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। HNPCC, ठीक है ना, तो ये हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, ठीक है ना, कोलोन कैंसर के केसेस में भी ज़्यादा होता है, ब्लड ग्रुप ए के केसेस में भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए टाइप 1 मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि कौन सा गैस्ट्रिक अल्सर है, टाइप 1 वाला है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे था, अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर इंसिसूरा एंगुलरिस के अराउंड, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए सबसे कॉमन। ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम में हो सकता है, परनीशियस एनीमिया, CDH1 जीन म्यूटेशन। CDH1 का बेसिकली कौन सा होता है, कैडरीन जीन म्यूटेशन, अगर नहीं तो अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली वो डिफ्यूजली करेगा, और क्या होगा, ये पढ़ा होगा तुमने शायद से पैथोलॉजी में, क्योंकि कैडरीन के कारण से स्टमक अरे कैंसर बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट होते हैं। ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम भी पढ़ा होगा आई गेस तुमने, क्योंकि ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम ऑब्वियसली अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन तुम पैथोलॉजी में जाके पढ़ लेना यार क्या होता है। परनीशियस एनीमिया जानते ही होगे। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर भी याद रखना है। एनसीमॉक तो हो गया तुम्हारा क्या, रिस्क फैक्टर क्या क्या है उसमें, न्यूट्रिशनल, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल, ठीक है, सोशल, फिर क्या है तुम्हारा मेडिकल, फिर क्या है तुम्हारा ऑक्यूपेशनल, फिर जी से क्या है जेनेटिक फैक्टर। हाँ, ऑक्यूपेशनल की मैं बात नहीं किया, रबर एंड कोल वर्कर में कॉमन होता है, ठीक है ना, रबर और कोल वर्कर में कोई बंदा रबर की इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोल की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इसमें भी कॉमन होता है, राइट। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, सीजैक करके हम लोग याद करते हैं कि सेलेनियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए, एस्पिरिन, विटामिन सी, कैल्शियम, ये याद रखना, ठीक है ना, जिंक, एस्पिरिन, आयरन, ठीक है ना, और सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो एक होता है बोरमन्स क्लासिफिकेशन, एक होता है लॉरेंस क्लासिफिकेशन, एक होता है 8th AGCC TNM क्लासिफिकेशन। तुम्हें 8th AGCC TNM क्लासिफिकेशन कार्सिनोमा स्टमक का बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, नहीं याद रखना है, ठीक है ना। 8th AGCC क्लासिफिकेशन 2 जगह अगर तुम याद कर सको तो बहुत ही बढ़िया है, एक कार्सिनोमा किडनी, एक कार्सिनोमा ब्रेस्ट, और बहुत किया तुमने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, बस खत्म, और मत याद करना, ठीक है। जितना जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना अपन को उतनी चीज़ें आनी चाहिए जितना एक अंडर ग्रेजुएट को आनी चाहिए। हमें पीजी नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने पीजी कर ली तो हमने पीजी के लिए क्या छोड़ा है पढ़ने के लिए, पीजी के लिए कुछ छोड़ना है ना हमने पढ़ने के लिए। हमने मान लो सब पढ़ लिया तो पीजी के लिए तो कुछ बचा होना चाहिए ना, कि हाँ भाई पीजी में भी कुछ चीज़ें पढ़नी है अपने, ठीक है ना। तो पीजी के लिए छोड़ दो सब कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ लो जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बोरमन्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैं कागज पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो बोरमन्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो पहला टाइप क्या होता है इसमें, डिफ्यूज पॉलीपॉइडल ग्रोथ, ठीक है ना। ये बेसिकली बोरमन्स क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले ये समझो। इट्स अ पैथोलॉजी क्लासिफिकेशन, ये पैथोलॉजी क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई पैथोलॉजिस्ट है वो इसको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा, राइट। बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस और ग्रोथ पैटर्न, ये किस पे बेस्ड है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे, इसका कैसा माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस और ग्रोथ पैटर्न इसका कैसा है, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है। ये पैथोलॉजी क्लासिफिकेशन है और ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे बेस्ड है और ग्रोथ पैटर्न पे, कि इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा है या इसका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, तो इस हिसाब पे बेस्ड है, राइट। टाइप 1 में क्या होगा, डिफ्यूज पॉलीपाइडल ग्रोथ। देखो ये पॉलिप्स हैं, डिफ्यूज हैं, डिफ्यूज पॉलीपाइडल ग्रोथ, तो यहाँ पे लिख दो डिफ्यूज पॉलीपॉइडल ग्रोथ। एक डायग्राम से ये देखो, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको बनाना नहीं है, ये समझने वाला डायग्राम है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हें विजुअल जो अपीयरेंस होता है वो ज़्यादा याद रहता है ज़्यादा दिन कंटेंट से, तो कंटेंट क्योंकि भूल जाते हो, विजुअल अपीयरेंस याद दिमाग में रहता है। अल्सरेटेड लीजन्स विद रेज्ड बॉर्डर, यहाँ पे देख रहे हो अल्सरेटेड लीजन है विद रेज्ड बॉर्डर, लिख लो। टाइप 2
अल्सरेटेड लीजन विथ इन्फिल्ट्रेटिंग गैस्ट्रिक वॉल, ये गैस्ट्रिक वॉल है, अब ये हो गया इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, अल्सरेटेड लीजन इन्फिल्ट्रेटिंग गैस्ट्रिक वॉल, ठीक है। टाइप 4 में क्या होगा, लाइनाइटिस प्लास्टिका, डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये क्या है, लाइनाइटिस प्लास्टिका, क्या है ये, डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन सब म्यूकोसा, फाइब्रस टिश्यू का डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो गया सब म्यूकोसा में, तो इसको कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिका। और टाइप 5 क्या होता है, क्लास नॉन क्लासिफाइबल, इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहली बात टाइप 1 में हमने क्या बताया तुम्हें, डिफ्यूज पॉलीपॉडल ग्रोथ हो गया। टाइप 2 में क्या हो गया तुम्हारा कि वहाँ पे अल्सरेटेड लीजन्स विथ रेस्ड वाटर, डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें, डायग्राम ये बनाना मत, ठीक है ना, ये याद करने के लिए तुम्हारे, ये बना के आओगे तो टीचर फेल भी कर सकता है तुम्हें, ठीक है ना, तो ये बनाना मत, इसको याद करने के लिए रखो, ठीक है ना। टाइप 3 में क्या हो सकता है, इन्फिल्ट्रेटिंग कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, लिखा है भाई अल्सरेटिंग लीजन, इन्फिल्ट्रेटिंग गैस्ट्रिक वॉल। टाइप 4 में तुम्हारा जो तुम्हारा है लाइनाइटिस प्लास्टिका, मतलब डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन सब म्यूकोसा, फाइब्रस टिश्यू का डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो गया इन द सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा में डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो गया फाइब्रस टिश्यू का, राइट। और टाइप 5 में नॉन क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी बोरोमेंस क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसकी मैं बात करूँगा, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो है हमें जानना जरूरी है। अब प्रेजेंटेशन के लिए भी एक स्कीमेटिक मैंने डायग्राम बना दिया है। मैं स्कीमेटिक डायग्राम का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज़ यार मेरे को लगता है कि चीज़ें नहीं याद होती, इतनी ज़्यादा चीज़ें यार कैसे याद करोगे, ठीक है ना, एक इंसानी लिमिट होती है याद करने की भी, ठीक है ना। मान लिया वो तुमने रिमिटी क्रॉस कर दी, तो यार कैसे याद करोगे, कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में कि हाँ ये फिट रहे, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें डायग्रामेटिक थोड़ा सा वो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए चीज़ों को लेके, ठीक है ना। तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो जैसे भी करो, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक डिविएट करूँगा। माइक्रोबायोलॉजी में अगर तुम्हें नहीं याद होती कभी, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें कहाँ से करनी है। एक स्केची मेडिकल करके है, ठीक है ना, स्केची मेडिकल, इट मस्ट बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, आई गेस कि टेलीग्राम पे भी वो अवेलेबल होगा, बाकी नहीं होगा तो वो अलग चीज़ है। कि मैंने अपनी जो है माइक्रोबायोलॉजी जो है मेरे को एकदम नहीं याद होती थी, क्योंकि मेरे लिए माइक्रोबायोलॉजी वॉज अ सब्जेक्ट लाइक कि मेरे को बस कोई छुट्टी दिला दो यहाँ से, मेरे को बस पास करवा दो माइक्रोबायोलॉजी, मेरे को नहीं पढ़ती माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा सब्जेक्ट लगता था मेरे को। तो मैं पास तो हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक ठीक आए थे, लेकिन मैं पास केवल एक चीज़ से हुआ, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी ना के बराबर आती थी मेरे को, मैं एक चीज़ से पास हुआ। मैंने खाली विजुअल इंप्रेशंस देखे, किसके, स्केची मेडिकल्स के, उनके विजुअल इंप्रेशंस इतने कमाल के हैं ना, मतलब खुश हो जाता है दिल, ठीक है, देख के कि हाँ यार कि एटलीस्ट आपको आता है। मैं क्वेश्चंस लगाने लगा था माइक्रोबायोलॉजी के, इतना रद्दी सब्जेक्ट होने के बावजूद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था माइक्रोबायोलॉजी के, अभी भी अपेरेंटली कर लेता हूँ, थोड़े थोड़े मेरे को आते हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि मेरे को विजुअल इंप्रेशंस हैं कि अगर वाइब्रियो कलेरी होगा तो हाँ ये है, इसमें मेरे को विजुअल इंप्रेशंस हैं वहाँ से, ठीक है ना। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं, तो विजुअल इंप्रेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही कहने का मतलब था मेरे लिए, ठीक है ना। तो जनरल मोस्ट कॉमन क्या होता है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, अनीमिया, डिस्फेजिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है मैं याद रखना है कि बंदे को कैसे आएगा लेके, एनोरेक्सिया भाई कार्सिनोमा स्टमक है, ऑब्वियसली एनोरेक्सिया हो सकता है उस बंदे को। वेट लॉस, ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी कैंसर की हिस्ट्री मिले तो ऑब्वियसली वेट लॉस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अनीमिया हो सकता है, ऑब्वियसली डिस्फेजिया खाने में नहीं हो रहा है, ठीक है, हो सकता है ऑब्वियसली। लोकल में पेन, डिस्पेप्सिया, ठीक है, पेन होगा, डिस्पेप्सिया होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, सब कोई मतलब ऐसा खास मैं कहूँ कि चीज़ें नहीं हैं। अब मेटास्टेसिस कैसे होगा इसमें, नोड, ब्लड बॉर्न, लिवर, ठीक है ना। तो पहले तो नोड में होगा, फिर ब्लड बॉर्न होगा। ब्लड बॉर्न में भी अगर मेट्स सबसे कॉमन जगह जाए तो वो लिवर मेट्स होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट एक्सिलरी तुम्हारा लिम्फ नोड में अगर चला जाए, तुम्हारा लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड में चला जाए तो क्या कहोगे, इसको आयरिश नोड्स कहोगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें आयरिश नोड्स, ठीक है ना। अभी लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर में चला जाए तो तुम्हारा बर्चाउज हो गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायलेटरल, तो ये तो पता ही है, क्रुकेनबर्ग हो गया, ठीक है। क्यूटेनियस मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स अराउंड अम्बिलिकस का नॉन सिस्टम मैरी जोसेफ, हम सबको पता है। पैल्पेबल इंट्रापेरिटोनियल मेट्स ऑन डीआरई, ठीक है, पैल्पेबल इंट्रापेरिटोनियल, डीआरई पे तुमने पैल्पेबल इंट्रापेरिटोनियल तुमने फील कर लिया उंगली डाल के, तो क्या करें, ब्लमर शेल्फ कहते हो उसको, याद रखना इस चीज़ को, ठीक ना। तो क्या क्या हमने देखा, एक तो लेफ्ट एक्सिलरी में गए थे तुम्हारे आयरिश आएगा, ऊपर जाओगे लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर में तो क्या आएगा तुम्हारा
वर्चाउस आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे बायलेटरल ओवरीज पे चला गया तो क्रूकेनबर्ग आ जाएगा, क्यूटेनियस मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स आ जाएंगे लाइकस के अराउंड सिस्टर मैरी जोसेफ, और डीआरई पे अगर तुमने पैल्पेबल इंट्रापेरिटोनियल मेट्स देख लिया तो क्या है, ब्रमल शेल। ठीक है ना। अब रूट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, रूट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट याद रखो कि ट्रांससिमुलोमिक ट्रांसपेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ट्रांससिलोमिक सिलोम के अलॉन चला जाए, ट्रांसपेरिटोनियल हो जाए, हिमैटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, रेट्रोग्रेड लिम्फैटिक हो सकता है ऑब्वियसली। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एंडोस्कोपिक प्लस बायोप्सी, एंडोस्कोपी कर दो, बायोप्सी कर दो। ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि अगर तुम कार्सिनोमा स्टमक का उनको लग रहा है कि केस है तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी करा देते हैं वो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एंडोस्कोपिक यूएसजी। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर प्री ऑफ स्टेजिंग इज CECT, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर प्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है CECT है। ठीक है ना। तो इसके बाद आती है तुम्हारे 8AGCC जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा स्टमक की, जिसको मैं नहीं चाहता तुम याद करो। ठीक है, इसको हटा दो, मत पढ़ो इसको, होता है मत जानो। ठीक है ना, होता है ये देखो होता है, मैं कह रहा हूँ मत याद करो, बिकॉज नहीं याद होगा, तुम अंतिम दिन बैठोगे कंफ्यूज होगे, बस बाकायदा कंफ्यूज होगे। तो कंफ्यूज होने से अच्छा है वो चीज़ें याद करो जो तुम्हें आएंगी ऑब्वियसली। ठीक है ना। एक नंबर के लिए काहे अपनी जान देने को तैयार हो। ठीक है ना, जान मत दो, निकलो वहाँ से, साइड से निकलो। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट को टैकल करने का तरीका, सबसे आसान तरीका जो तुम्हें नहीं याद हो वहाँ से साइड से निकलो, थोड़ा सा इधर से हो जाओ। ठीक है, नहीं हमने नहीं करनी। ठीक है ना, टैकल करो ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं अपन इसके लॉरेंस क्लासिफिकेशन। इतनी क्लासिफिकेशन है, तुम्हें वही याद करनी है। बोरमैन है, लॉरेंस है। लॉरेंस देखो, इंटेस्टाइनल वैरायटी और डिफ्यूज वैरायटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अगर तुम कहो तो 8th GCC में पढ़ा दूंगा अलग से, लेकिन मत पढ़ो यार, नहीं याद करो। कोई जबरदस्त देखो, पीजी के लिए छोड़ दो कुछ चीज़ें यार, पीजी वाले भी को कुछ बताने दो। नहीं बैठ के तुम ही सब बताने लगे सर को, तो पीजी वाले तुमसे ही नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है। तो लॉरेंस क्लासिफिकेशन में आओ, एक होता है इंटेस्टाइनल वैरायटी, एक होता है डिफ्यूज वैरायटी। इंटेस्टाइनल वैरायटी में बेसिकली क्या होता है, वो क्लासिकल होता है, राइट, क्लासिकल होता है। और डिफ्यूज वैरायटी में एटिपिकल। डिफ्यूज का मतलब समझ में ही आ रहा है कि एटिपिकल हो सकता है, राइट। तो क्लासिकल में क्या होगा, P53 एंड P16 म्यूटेशन होगा। ठीक है ना। और APC म्यूटेशन रह सकता है, कुछ कुछ म्यूटेशन रहते हैं, जैसे कि P53, P16, APC म्यूटेशन रहेगा। ठीक है। और मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, मेल में होता है, एल्डरली 50 to 68। इंटेस्टाइनल वैरायटी क्लासिकल जो है हमारा स्टमक कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट इज डिस्टल पार्ट, इसका डिस्टल पार्ट जो है मोस्ट कॉमन साइट। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, राइट। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में मैंने क्या क्या बात की थी, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे पुअर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, स्मोकिंग, लैंड फॉर प्रिजर्वेशन, यूज़ ऑफ वेल वाटर, यही सब चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल की। मतलब फूड नहीं तुमने ढंग से प्रिजर्व किया, यही सब चीज़ें हैं। वेल डिफाइंड ग्लैंड फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्लैंड फॉर्मेशन वेल डिफाइंड रहेंगी इंटेस्टाइनल वैरायटी वाले में। मोस्ट कॉमन रूट इसका हिमैटोजेनस होगा, एपिडेमिक होगा। ठीक है। और डिफ्यूज वैरायटी में बेसिकली एटिपिकल होता है। मोस्ट कॉमन फीमेल, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। कंपेरेटिव यहाँ यंग होगा, यहाँ पे एल्डरली होगा। P16 P53 म्यूटेशन यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे APC म्यूटेशन भी होगा। मोस्ट कॉमन यहाँ पे डिस्टल पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, फंडस, फंडस में रहेगा प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, ऑब्वियसली। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर यहाँ पे फैमिलियल, मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे वेल डिफाइंड ग्लैंड फॉर्मेशन है, यहाँ पे डिफ्यूज वैरायटी का है तो पुअर ग्लैंड फॉर्मेशन दिखेगा, सिग्नेटरिंग फॉर्मेशन दिखेगा। मोस्ट कॉमन रूट हिमैटोजेनस है, यहाँ पे लिम्फैटिक या ट्रांसम्यूरल स्प्रेड है। एपिडेमिक है, यहाँ पे ई कैडेरिन जो कि बाइंड करके रखता है, तो वहाँ पे नहीं होगा तो डिफ्यूज वैरायटी का हो जाएगा, तो ई कैडेरिन कम हो जाता है। ये एंडेमिक है। ठीक है, एंडेमिक है वो एपिडेमिक है। ये चीज़ें थोड़ी सी अपने दिमाग में जो है डाल लेना। ठीक है। मैनेजमेंट में आते हैं, सेम एज कार्सिनोमा ईसोफेगस। ठीक है ना। कार्सिनोमा ईसोफेगस का अगर तुम्हें मैनेजमेंट तुमने पढ़ा हो या मैं पढ़ाऊँगा आगे चल के, तो वहाँ पे भी ECF रेजिमेंट का फॉलो करते हैं, जिसमें क्या आता है, एपिरिब्यूसिन, सिस्प्लैटिन और 5-फ्लोरोयूरासिल, ये याद रखना है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपिरिब्यूसिन, सिस्प्लैटिन और 5-फ्लोरोयूरासिल, ये क्योंकि तुम्हारे कार्सिनोमा ईसोफेगस में भी आएगा। मैलिग्नेंसी अगर प्रॉक्सिमल 1/3 में है तो एक्सटेंडेड गैस्ट्रेक्टमी कर दो, प्लस D2 लिम्फ एडनेक्टमी कर दो। ठीक है ना। हर जगह देखो, अगर कहीं भी है मैलिग्नेंसी तो D2 लिम्फ एडनेक्टमी करना है। ठीक है ना, ये याद रखना, D2 लिम्फ एडनेक्टमी। और अगर देखो प्रॉक्सिमल में तो एक्सटेंडेड गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हो, पूरा कर दो। और मिडिल में है तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर दो, और डिस्टल में है तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर दो। ठीक है ना। डिस्टल में सब टोटल, मिडिल में है टोटल, और
प्रॉक्सिमल 1/3 में है तो एक्सटेंडेड गैस्ट्रेक्टमी और ज़्यादा निकालो, क्योंकि हम लोग नीचे से चलते हैं। ठीक है, बताया था हमने पेप्टिक अल्सर के केस में। इंडिकेशन ऑफ डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी, डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी कब कर सकते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज बाय ट्यूमर। अगर मान ली कि स्प्लीन है, नहीं जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो है डिस्टल पार्ट जो है बॉडी या टेल उसका जो है जो भी, तो क्या होता है वो इन्वॉल्व कर गया उसको, ठीक है ना, इन्वॉल्व कर गया ट्यूमर को, तो इसके लिए डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी कर सकते हैं हम लोग। इंडिकेशन फॉर स्प्लेनेक्टमी, इंडिकेशंस क्या क्या हैं स्प्लेनेक्टमी के, इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्लीन बाय कार्सिनोमा स्टमक, जैसे जो स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लीन होता है ना, अगर स्प्लीन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया स्प्लीन का बाय कार्सिनोमा स्टमक, तो उसके लिए भी हमें स्प्लेनेक्टमी करनी पड़ेगी। कार्सिनोमा स्टमक इज लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमल पार्ट अलोंग पोस्टीरियर वॉल और ग्रेटर कर्वेचर। जो कार्सिनोमा स्टमक है अपना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? प्रॉक्सिमल पार्ट पे लोकेटेड या पोस्टीरियर वॉल और ग्रेटर कर्वेचर पे, तो वहाँ पे से ज़्यादा कॉमन होता है पीछे की तरफ जाने का, ठीक है ना। Malignancy arising from the body of stomach infiltrating the tail of pancreas, malignancy जो है बॉडी ऑफ द स्टमक से अराइज कर रही है और इन्फिल्ट्रेट कर रही है टेल ऑफ पेनक्रियाज को, तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी प्लस डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारे कुछ कार्सिनोमा स्टमक के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।